motion of charge in motion of a charge in perpendicular magnetic and electric field. Motion of a charge in a perpendicular magnetic and electric fields. Let us consider perpendicular magnetic field ले लेते पहले, which is perpendicular to the plane, pointing inwards. ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई, मैग्नेटिक फील्ड. This is perpendicular to the plane pointing inwards. अब इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेते हैं. सपोज ये पॉजिटिव प्लेट है और यहाँ पे क्या है, नेगेटिव प्लेट. इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव प्लेट. अब इसके बीच में क्या आ गई हमारे पास, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड तो कहां से पॉइंट कर रही है, पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लेट. नाउ दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड. और दोनों जो है वो हमारे पास क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. अब यहां पे एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं. इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा वो क्या होगा, नेगेटिव. इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो क्या है, नेगेटिव. तो जैसे ये यहां पे इसमें एंटर करेगा, ठीक है, हम इनिशियली ले लेते हैं कि सपोज हमारे पास सिर्फ कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड, कौन सी फील्ड है, ओनली मैग्नेटिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, राइट. ओनली क्या होगी हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड. तो क्या होगा, ये चार्ज पार्टिकल जैसे यहां से इधर आएगा और जैसे ये एंटर करेगा तो इट विल एक्सपीरियंस फोर्स ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड. ये आ गई. दिस इज द डिफ्लेक्शन ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड. इसको मैं बी से ले लेता हूं, ठीक है. और इसकी डायरेक्शन जब हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हमारे पास राइट हैंड रूल से लेंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड होगी. अब ये चार्ज पार्टिकल, थंब जो है चार्ज पार्टिकल, लेकिन अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता तो उसने अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस कर देती, लेकिन चार्ज पार्टिकल क्या नेगेटिव, तो डाउनवर्ड. ठीक है, या इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं. ये हमारे पास आ गया लेफ्ट हैंड रूल, ये मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड आ गई. अब ये चार्ज पार्टिकल का मोशन जैसे एंटर करेगा इधर से, ये तो फोर्स जो वो अपवर्ड है, लेकिन चार्ज कौन सा है, नेगेटिव है. तो उस केस में क्या होगा, इट विल एक्सपीरियंस ऑपोजिट. तो ऑपोजिट क्या होगा, डाउनवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है. क्या होगा, जब व्हेन देयर इज ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड. अब सेकंड हम ले लेते हैं कि अगर सिर्फ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती
तो ये जो चार्ज पार्टिकल है, यहाँ पे इसने इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स एक्सपीरियंस करनी थी, अब चार्ज जो है वो नेगेटिव है, तो ये आ गई इसकी रिफ्लेक्शन इस तरफ। ये किसके कारण होगी? डिफ्लेक्शन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो दोनों फील्ड की जो है ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, इलेक्ट्रिक की भी और मैग्नेटिक की भी। और दिस चार्ज पार्टिकल, ये जो इलेक्ट्रॉन जो है दैट पासेस अनडिफ्लेक्टेड, स्टेट जो है ये तभी पास करेगा, पासेस अनडिफ्लेक्टेड, जब हमारे पास फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड जो किसके बराबर हो जाएगी? फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। द चार्ज पार्टिकल पासेस अनडिफ्लेक्टेड, ये आ गया अनडिफ्लेक्टेड, हमने इलेक्ट्रॉन लिया है, अनडिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रॉन। तो वही इलेक्ट्रॉन जो है वो स्टेट पास करेंगे जिनके ऊपर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की जो फोर्स होगी वो क्या होगी? सेम होगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? क्यू ई, क्यू इज द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और एफ एन क्या होगी? दैट इज क्यू वी बी साइन थीटा। तो यहां पे हमारे पास एंगल कितना है? 90 डिग्री है। ठीक है, तो साइन 90 किसके बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर। क्यू एंड क्यू कैंसल्स, तो वेलोसिटी जो है दैट विल बी इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगी? ई बाई वी। नाउ दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी, कि जब चार्ज पार्टिकल जो है दैट पासेस थ्रू अ रीजन where electric and magnetic fields act perpendicular to each other, ठीक है, and if the forces जो है on the charge particle due to both the fields are equal, then velocity of the charge particle जो है that can be calculated by the ratio of electric field to the magnetic field. तो velocity of undeflected electron किसके बराबर हो जाएगी? That will be equal to E divided by V. साइक्लोट्रॉन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन जो है दैट इज द डिवाइस डेवलप्ड बाय टू साइंटिस्ट, इनका नाम क्या है? लॉरेंस एंड लिविंगस्टोन। Lawrence and Livingstone. Cyclotron is the device developed by Lawrence and Livingstone. By which the positive charge particles like protons, deuterons, alpha particle of alpha particles etc. can be accelerated. तो साइक्लोट्रॉन क्या हो गया? दैट इज द डिवाइस developed by Lawrence and Livingstone, which is used for accelerating the positive charge particles like proton, deuteron, alpha particle. अब बाकी पार्टिकल्स क्यों नहीं, जब वो एक्सलेट जो उनको हम इसमें एक्सलेट नहीं कर पाते, तो उसको हम आगे जो डिस्कस करेंगे जब क्वेश्चन ये कंप्लीट होंगे। तो पहले
लिमिटेशंस में ले लेंगे हम। तो पासिव चार्ज पार्टिकल जो है उनको एक्सलेट करने के लिए यूज किया जाता है। अब ये डिवाइस इसका प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल क्या है कि चार्ज पार्टिकल जो है हम दो फील्ड की हेल्प से जो है वो एक्सलेट करते हैं। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर लगाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का काम क्या होता है, चार्ज को एक्सलेट करना, और परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चार्ज को एक पर्टिकुलर रीजन में बांध के रखती है। क्योंकि परपेंडिकुलर फोर्स लगेगी तो चार्ज जो है वो सर्कुलर पाथ के ऊपर जो है वो घूमता रहेगा। तो दो फील्ड की हेल्प से चार्ज पार्टिकल्स को हम क्या करते हैं, एक्सलेट करते हैं। यही इसका प्रिंसिपल है। राइट डाउन द प्रिंसिपल। It is based on the principle. It is based on the principle that the positive charge particles can be accelerated to a sufficiently high energy, with the help of smaller oscillating electric field. With the help of smaller oscillating electric field. अब यहाँ पर स्मॉलर का मीनिंग क्या होगा, टाइम पीरियड स्मॉल होगा, बट फ्रीक्वेंसी इज हाई, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी हाई है, टाइम पीरियड जो है वो स्पीड का क्या होगा, स्मॉल होगा। स्मॉलर इलेक्ट्रिक फील्ड बाय making them to cross the same electric field, time and again. By making use of perpendicular magnetic field. तो प्रिंसिपल क्या है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं इसको। It is based on the principle that the positive charge particle can be accelerated to a sufficiently high energy with the help of smaller oscillating electric field by making them to cross the same electric field time and again। बार बार उसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर उसको जब हम एक्सलेट करते हैं, by making use of perpendicular magnetic field। Now then comes construction. अब कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ टू डी शेप्ड हॉलो मेटेलिक चैम्बर, जिनको हम डीज का नाम देते हैं, प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली विद ए स्मॉल गैप बिटवीन देम। अब डीज जो है दे आर कनेक्टेड
with a high frequency oscillator. ये हमारे पास क्या आ गया, हाई फ्रीक्वेंसी oscillator which can generate a potential of 10 raised to power 4 volt at a frequency of 10 raised to power 7 hertz. The high frequency alternating. The Ds are evacuated to a pressure of 10 raised to power minus 6 mm of mercury. ये Ds जो वो बीच में से खाली होती है, वैक्यूम है, और इसमें प्रेशर कितना रहता है, 10 raised to power minus 6 mm of mercury. Ds जो है इनको हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस कर देते हैं, और जो मैग्नेटिक फील्ड होती है दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ Ds. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मैग्नेट्स लेते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स. ये आ गया हमारे पास नॉर्थ एंड दिस इज साउथ. क्योंकि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज करते हैं, और यहीं से हमारी एक लिमिटेशन भी आती है, क्योंकि सोर्स जो वो करंट है मैग्नेटिक फील्ड का, तो करंट को मेंटेन करना फॉर लॉन्ग टाइम कांस्टेंट जो है वो हमें डिफिकल्टी आती है, तो वो इसमें इसकी एक लिमिटेशन को आगे हम डिस्कस करेंगे. तो ये आ गया हमारे पास नॉर्थ. तो यहां से ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, मैं सिर्फ एक लाइन से शो कर रहा हूं, या साउथ टू नॉर्थ. अब आयन सोर्स जो है, क्योंकि चार्ज पार्टिकल को एक्सप्लेन करना है, आयन सोर्स जो है उसको हम कहां पे प्लेस कर देते हैं, सेंटर में, गैप में, से पी पॉइंट पे. ऑब्वियसली ये पॉजिटिव आयन सोर्स होगा, प्रोटॉन है तो प्रोटॉन का होगा, न्यूट्रॉन को एक्सप्लेन करना तो न्यूट्रॉन, अल्फा है तो अल्फा पर. तो ये आ गया सोर्स. अब यहाँ ये चार्ज पार्टिकल जब वो सफिशिएंट एनर्जी एक्वायर कर लेगा तो इसको हम जब वो यहां से बाहर निकाल देते हैं. ये विंडो है, ये ओपन होगी, और विंडो से बाहर निकालने के लिए यहाँ पे क्या होती है, डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स होती है, जिनके बीच में हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं. क्या आगे डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स, इनको कोई भी नाम दे देते हैं हम, ई एन एफ सो ऑन जो भी. और ये आ गया हमारे पास टारगेट, जिसमें हमने चार्ज पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करनी है. तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन आ गई. तो कंस्ट्रक्शन में क्या है, ब्रीफ में मैं इसको आपको समझा देता हूं, इसको खुद नोट कर लेना. ये कंस्ट्रक्शन क्या होगी, इट कंसिस्ट ऑफ 2 डी शेप hollow metal chambers D1 and D2 called D. इसमें क्या होता है, 2 डी शेप मेटल चैम्बर्स होते हैं जो बीच में से खाली होते हैं, जिनको हम क्या नाम देते हैं, D1 एंड D2. ठीक है, प्लेस with a small gap between them. The Ds are connected, किसके साथ कनेक्ट किया होता है, इसको हम हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर के साथ, which can generate a potential of 10 raised to power 4 volt at a frequency of 10 raised to power 7 hertz. The whole space inside the Ds is evacuated
to a pressure of 10 raised to power minus 6 mm of mercury. That these are placed in a steel box and when insulated from it. जो हमने डायग्राम में शो नहीं किया, इसको हमने किसके बीच में प्लेस किया था? स्टील बॉक्स के अंदर, और स्टील बॉक्स से ये हमने इंसुलेट किया होता है, वेल इंसुलेटेड फ्रॉम इट. The box that is placed in a strong magnetic field provided by two electromagnets north and south. The plane of the disc is perpendicular to the direction of the magnetic field. तो डिस्क को हमने कहां प्लेस किया होता है? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर. और मैग्नेटिक फील्ड जो हम किससे प्रोवाइड करते हैं? दो इलेक्ट्रोमैग्नेट से नॉर्थ एंड साउथ, और डिस्क को उनके बीच में हम प्लेस कर देते हैं परपेंडिकुलरली. ठीक है. आयन सोर्स जो है दैट इज प्लेस्ड एट द सेंटर बिटवीन द गैप, जो है उसके सेंटर में हम उसको प्लेस कर देते हैं. और ये आयन सोर्स जो है वो कौन सा होगा? पॉजिटिव आयन सोर्स होगा. तो ये थी इसकी कंसेप्शन. अब इसकी वर्किंग और थ्योरी. वर्किंग एंड थ्योरी. और जो भी हमने चार्ज पार्टिकल को एक्सलेट करना है, सपोज वो चार्ज पार्टिकल जो है वो कहां पे अमिट होगा? पॉइंट पी पे. और जब चार्ज पार्टिकल यहां पे अमिट हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एट दैट इंस्टेंट, क्योंकि ये क्या है? हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर. अगर इसका देखेंगे तो ऐसे होगा, इस तरीके से प्रोवाइड करेगा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव. तो ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल सपोज या नेगेटिव, तो जिस इंस्टेंट पे यहाँ पे चार्ज पार्टिकल जो है वो अमिट हो रहा है, सपोज उस इंस्टेंट पे ये वाली डी जो है वो पॉजिटिव है और ये वाली डी जो है वो क्या है? नेगेटिव है. क्लियर? क्योंकि एक पॉजिटिव पे होगी, दूसरी क्या होगी? नेगेटिव पे होगी. तो सपोज एट दैट इंस्टेंट D1 जो वो कहां पे? नेगेटिव पोटेंशियल पे. तो क्या होगा? ये जो चार्ज पार्टिकल यहाँ पे अमिट होगा, इसका चार्ज क्या है? पॉजिटिव. तो यहां से इस डी से रिपेल होगा, लेकिन इस डी की तरफ अट्रैक्ट होगा. तो ये यहां से एक्सेलेरेट करेगा और कहां पे एंटर कर जाएगा? इन D1. कहां पे एंटर कर गए? इन द D1. और जैसे ये D1 के अंदर एंटर करेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी. क्योंकि हम पढ़ चुके हैं इनसाइड द कंडक्टर या हॉलो कंडक्टर चार्ज की वैल्यू क्या होती है? 0. तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी? 0 होगी. तो जैसे ये D1 के अंदर एंटर करेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी. इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ गैप में होगी. जब पोलैरिटी चेंज होगी, इसकी डायरेक्शन चेंज. अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो वो यहाँ से इस तरफ है, इस D2 से D1 की तरफ है. फिर दोबारा चेंज होगा जब साइकिल आधा, तो क्या हो जाएगी? D1 से D. तो गैप के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिससे क्या हो रहा है? चार्ज पार्टिकल एक्सलेट होगा. अब जैसे ये D1 के अंदर एंटर करेगा, इट इज इन फील्ड फ्री स्पेस. कौन सी फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यहाँ नहीं होगी. व्हाट इज ड्यू टू द परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो दैट पासेस थ्रू द कंडक्टर. आगे पढ़ेंगे हम प्रॉपर्टीज में मैग्नेटिज्म में. तो क्या होगा? इट इज इन फील्ड फ्री स्पेस. बट ड्यू टू द परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड ये राइट एंगल पे फोर्स एक्सपीरियंस करेगा चार्ज पार्टिकल एंड डिस्क्राइब अ सेमी सर्कुलर पाथ. क्या डिस्क्राइब करेगा? सेमी सर्कुलर पाथ. क्लियर? और फिर कहां पे आ जाएगा? गैप में. अब जैसे ये गैप में पहुंचा, सपोज गैप में पहुंचते ही क्या होगा? डी की पोलैरिटी चेंज होगी. इसका आधा साइकिल कंप्लीट हो गया तो इसकी पोलैरिटी जो है वो पॉजिटिव होगी डी की, और इसकी क्या होगी? नेगेटिव होगी. तो अब क्या होगा? चार्ज पार्टिकल जो है वो यहां से फर्दर एक्सलेट होगा. अब D2 के अंदर एंटर कर जाएगा विद ग्रेटर स्पीड एंड डिस्क्राइब ग्रेटर सर्कल, और फिर गैप में आ जाएगा. राइट? जैसे गैप में आएगा, इसका जो टाइम पीरियड होता है वो इसके साथ हमने हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर के साथ जो वो सेट किया होता है, और टाइम जो है वो स्पीड के ऊपर डिपेंड नहीं करता. जरा उसको जरा देखते हैं हम. तो इसमें वर्किंग में क्या लेना हमने? द पॉजिटिव आयन टू बी एक्सेलरेटेड
लिख लो ब्रीफ में, द Porcupine to be accelerated is produced at P, is produced at point P. Suppose at that instant D1 is at negative potential and D2 is at positive potential. D1 जो है वो किस पे है, नेगेटिव पे, और D2 किस पे, पॉजिटिव पे. Therefore, the ion will be accelerated towards D1. Therefore, the ion will be accelerated towards D1. On reaching inside D1, on reaching inside D1, the ion will be in a field free space. कौन सी फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड. And start moving with constant speed in D1. But due to perpendicular magnetic field, the ion will describe a circular path of radius r in D1. Circular path of radius r in D1 given by, कल एक्सप्रेशन निकाला था, क्या था, mv square by r is equal to qbb sin 90. दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज प्रोवाइडेड बाय द मैग्नेटिक फोर्स. तो R जो है दैट विल बी इक्वल टू किसके हो जाएगा, mb डिवाइड बाय qb. नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ रेडियस. q क्या होगा, चार्ज, m क्या होगा, मास, एंड b जो है दैट इज द स्पीड या वेलोसिटी, और b जो है दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड. अब ये जो आधा सर्कल डिस्क्राइब करने का जो टाइम हम ले लेंगे, टाइम टेकन बाय द ion to describe semicircular path. The time taken by the ion to describe semicircular path. तो टाइम जो होता है वो होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड. सेमी सर्कल का डिस्टेंस हो गया पाई आर, स्पीड क्या होगी v, और t इज इक्वल टू पाई upon v. r की वैल्यू यहां ले लेते हैं तो क्या हो गया, mv डिवाइड बाय qb. v कैंसल, तो टाइम किसके बराबर हो जाएगा, पाई m डिवाइड बाय qb. और ये क्या आ रहा है, अ कांस्टेंट. Pi constant, m is the mass of the charged particle, qv. तो ये सारी क्वांटिटीज जो है वो क्या है, टाइम जो है वो कांस्टेंट है. और कल भी हमने शो किया था कि टाइम जो है वो स्पीड और रेडियस के ऊपर डिपेंड नहीं करता, राइट. तो टाइम जो है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ किसके, स्पीड एंड रेडियस. तो अगर ये टाइम जो है किसका, आधे साइकिल का, इज द टाइम ऑफ द
हाफ साइकिल इज मेड इक्वल टू द टाइम किसका, इसका जो हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर जो है इसका जो आधे साइकिल का टाइम है उसके साथ अगर हम इसको क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे, मेड इक्वल टू द हाफ टाइम पीरियड ऑफ ए हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। आधे सर्कल का टाइम इसके हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर के आधे साइकिल के टाइम के बराबर अगर हम ले लेंगे तो क्या होगा, जैसे ये गैप में पहुंचेगा चार्ज पार्टिकल, पोलैरिटी बीच की जो वो क्या हो जाएगी, रिवर्स होती जाएगी। तो हर बार चार्ज पार्टिकल जो है वो क्या होगा, एक्सीलरेट करता जाएगा एंड स्पीड बढ़ती जाएगी, रेडियस भी बड़ा होता जाएगा, ठीक है। लेकिन टाइम जो है वो हर एक केस में क्या रहेगा, सेम रहेगा, चाहे वो इसमें आउटर सर्कल पे है, रेडियस बड़ा है इसका, इसमें वेलोसिटी भी ज्यादा होगी क्योंकि गैप में आने का टाइम सेम है, ठीक है। तो टाइम जो है दैट इज कांस्टेंट। तो इसको हम हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर से जो है वो टाइम को सेट करते हैं। और जैसे ही ये सफिशिएंट एनर्जी एक्वायर कर लेता है तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट डिफ्लेक्टिंग फील्ड, ये प्लेट्स हैं यहाँ पे हम, और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो नेगेटिव फील्ड अप्लाई करेंगे, जिससे क्या होगा, इस तरफ क्या हो जाएगा, इधर पॉजिटिव और इधर क्या होगी, नेगेटिव। इस प्लेट पे नेगेटिव, इस पे क्या होगा, पॉजिटिव। यहाँ शो नहीं करना है, लिख देना। तो क्या होगा, यहाँ से चार्ज पार्टिकल जो है वो डिफ्लेक्ट होगा, लेकिन स्पीड इतनी ज्यादा होगी कि चार्ज पार्टिकल यहाँ रुक नहीं पाएगा। तो यहाँ से ये विंडो से बाहर निकलेगा एंड इट स्ट्राइक्स ऑन द टारगेट। अब इसका हमने एनर्जी का एक्सप्रेशन निकालना है। मैक्सिमम एनर्जी क्या होगी चार्ज पार्टिकल की, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, टाइम क्या होगा चार्ज पार्टिकल का, तो सारे एक्सप्रेशन ले लेते हैं। तो इसके बाद जरा 2-4 लाइनें नोट कर लो। तो टाइम जो है वो क्या हो गया हमारे पास, कांस्टेंट हो गया। टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ v एंड r। v क्या होगी, स्पीड, और r क्या हो गया, रेडियस। In case the time during which the positive ion describes a semicircular path, is equal to the time during which half cycle of electric oscillator is completed. Half cycle of electric oscillator is completed. Then the ion arrives in the gap between the two Ds. The polarity of Ds is reversed. That is, D1 becomes positive and D2 becomes negative. Therefore, the ion accelerated towards D2 and it enters D2 with greater speed and greater radius. Due to perpendicular magnetic field, and again will arrive in the gap. Exactly at the same instant. करेक्ट। और इसका इसी तरीके से बार बार जो हम या वो क्या करते हैं, रोटेट करते हैं।
तो ये चीज की थ्योरी एंड वर्किंग। तो जब ये सफिशिएंट एनर्जी रिक्वायर कर लेता है तो उसको हम यहाँ से बाहर निकाल देते हैं। तो अब इसके फर्दर हमने लेना है एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी। तो उसको अभी हम लेते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास मैक्सिमम एनर्जी ऑफ पासिव आयन। तो पासिव आयन की मैक्सिमम एनर्जी कहाँ पे होगी, क्योंकि वेलोसिटी और रेडियस के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो मीन्स हर एक सेमी सर्कल का जो टाइम है वो सेम है, लेकिन सर्कुलर डिस्टेंस जो हर एक में क्या है, हर एक सेमी सर्कल का डिफरेंट आ रहा है। तो टाइम सेम है, तो मीन्स जितने टाइम में चार्ज पार्टिकल यहाँ से यहाँ आ रहा है उतने ही टाइम में ये वाला इस सर्कल में भी यहाँ से, तो ऑब्वियसली यहाँ पे ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है तो स्पीड भी ज्यादा है और यहाँ पे इसका रेडियस भी ज्यादा होगा। तो आउटर सर्कल में सबसे ज्यादा स्पीड होगी। तो हम क्या ले लेते हैं, लेट वी मैक्सिमम and capital R with the maximum velocity and maximum radius of the circular path followed by the positive ion. तो अगेन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो क्या हो गया, एम बी मैक्सिमम स्क्वायर डिवाइड बाई आर इज इक्वल टू क्यू वी मैक्सिमम इंटू वी। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वी मैक्सिमम की वैल्यू जब हमारे पास क्या हो जाएगी, दैट इज क्यू बी आर डिवाइड बाई एम। तो ये आ गया हमारे पास मैक्सिमम वेलोसिटी। देयरफॉर मैक्सिमम कौन सी एनर्जी होगी मोशन में, काइनेटिक एनर्जी, किसके बराबर है, 1/2 एम बी मैक्सिमम का स्क्वायर। तो दैट इज काइनेटिक एनर्जी। इसको मैं ई मैक्सिमम से लिख देता हूं, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ई से डिनोट कर लेते हैं। तो ये आ गया m/2 और यहाँ पे v मैक्सिमम की वैल्यू लगाएंगे तो स्क्वायर है, तो क्या होगा, q स्क्वायर b स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइड बाई m स्क्वायर। यहाँ से ये m कैंसिल हो गया, तो मैक्सिमम एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल जो है वो किसके बराबर हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू q स्क्वायर b स्क्वायर r square by 2m. Now this is the expression for maximum energy. और एनर्जी जो होती है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। रिलेशन में कहीं पे भी फ्रीक्वेंसी नहीं आ रही है, राइट। तो ये आ गया एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम एनर्जी। देन फ्रीक्वेंसी ऑफ द साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। तो साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी जब वो किसके बराबर जाएगी, सबसे पहले हम टाइम पीरियड निकालेंगे। इफ टी इज द टाइम पीरियड ऑफ द हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, तो किसके रह जाएगा 2t। टी जो है वो हाफ साइकिल का टाइम पीरियड है, तो टाइम पीरियड क्या होगा, कैपिटल टी। तो 2t किसके बराबर है, पाई m डिवाइड बाई क्यू बी। और ये कल भी हमने एक्सप्रेशन निकाला था टाइम पीरियड का। नाउ फ्रीक्वेंसी न्यू 1/t, so that will be equal to qb divided by 2 pi m. Now this is the expression for frequency. And angular frequency लेनी है, तो angular frequency जब क्या हो जाएगी, ओमेगा 2 pi nu। तो 2 pi कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया, qb upon m। ठीक है, तो ये था एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम एनर्जी। फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब इसकी लिमिटेशंस क्या है, मैं रिपीट कर देता हूं, आप लोग खुद इसको पढ़ लेना।
लिमिटेशन में क्या हो गया, इससे हम अनचार्ज पार्टिकल जो उनको एक्सलेट नहीं कर सकते। तो आपको पता ही है, क्योंकि डीज की पोलैरिटीज है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, अगर चार्ज जब वो न्यूट्रल होगा पार्टिकल तो वो फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। तो फर्स्ट क्या हो गया, अनचार्ज पार्टिकल जो लाइक न्यूट्रॉन जो उनको एक्सलेट नहीं कर सकते। और इलेक्ट्रॉन जो है उसको भी हम इससे एक्सलेट नहीं कर सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है दैट इज वेरी स्मॉल। तो हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर में जो यहाँ पे हमारा वोल्टेज होती है दैट इज वेरी हाई। तो क्या होता है, जैसे हम अगर इलेक्ट्रॉन लेंगे तो वो इतना ज्यादा एक्सलेट कर जाएगा कि उसका टाइम जो है वो इसके हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर के साथ मैच नहीं करता। तो इलेक्ट्रॉन जो है उसको भी एक्सलेट नहीं कर पाते। और इवन के पासिव आयन जो है इनको भी हम एक लिमिटेड स्पीड से ही इसको एक्सलेट करते हैं, क्योंकि अगर स्पीड बढ़ती जाएगी तो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, मास जो वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। एम किस कहलाता है, m0 अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर पड़ा हुआ है। तो अगर वेलोसिटी c के बराबर हो जाएगी तो मास जो है दैट बिकम्स इनफाइनाइट। तो जब मास इनफाइनाइट हो जाएगा तो m जो है मास टाइम पीरियड किसके प्रोपोर्शनल है, मास के। तो जिससे क्या होगा, मास बढ़ जाएगा तो जिससे टाइम पीरियड जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। इंक्रीज करने का मतलब क्या होगा, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगी, तो स्लो जो है मूव करेगा। तो इसमें एक लिमिटेड स्पीड के अकॉर्डिंग ही इसको हम सेट करते हैं साइक्लोट्रॉन को, ठीक है। बाकी इसकी अच्छा, मेंटेनिंग द मैग्नेटिक फील्ड ओवर ए लॉन्ग टाइम जो दैट इज आल्सो, क्योंकि हमारे पास जो सोर्स है मैग्नेटिक फील्ड का वो क्या है, करंट। तो और करंट को ज्यादा देर तक मेंटेन करना जो है कांस्टेंट, वो भी हमारे पास एक डिफिकल्टी होती है। तो ये इसके लिमिटेशन है, इसको पढ़ लेना आप लोग, कंप्लीट कर लेना और उसके यूजेस भी देख लेना। यूजेस में क्या होता है, हम चार पार्टिकल को एक्सलेट करते हैं, उनकी बॉम्बार्डमेंट करते हैं, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेट द न्यूक्लियर स्ट्रक्चर्स, न्यूक्लियर रिएक्शंस को परफॉर्म करने के लिए इसको यूज किया जाता है, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर इसको यूज करते हैं चार्ज पार्टिकल जैसे लाइक न्यूट्रॉन्स को प्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि काफी एनर्जी ज्यादा होती है, जिससे क्या करते हैं हम इसको, दे आर एम्बेडेड इनसाइड द मटेरियल। तो न्यूट्रॉन्स को प्रोड्यूस करने के लिए इसको यूज करते हैं, ठीक है। और भी इसके यूजेस हैं, तो ये आप लोग पढ़ लेना और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइक्लोट्रॉन।